Assalamu alaikum. Post Sharan, are you there? I think only two students are online right now. I have been waiting for the remaining one to get online quickly so that we may start our lecture. और कैसा जा रहा है रमजान सबका? I hope things will be fine at your end. I hope you all will be fine as you guys are working very hard in hospitals. So it is tough these days as we are watching on TV. So hats off to you guys, all the healthcare workers. They have been doing a lot in this time when we all are staying at home, when we all are getting scared, we all are in the panic state, but you are at the front line. So it is really appreciable. So are you able to listen me? I think audio video is clear. You are able to listen me. So क्या सिचुएशन जा रही है ये तो तुम लोग ही बेहतर बता सकते हो कोरोना के एंड पे जो है ना कि क्या हॉस्पिटल में सिचुएशंस हैं, क्या नंबर्स हैं जो हम टीवी पे देख रहे हैं, बाहर भी क्या है, बिकॉज इट इज़ लाइक वेरी क्वाइट ऑफन दैट आई यूज टू गो आउटसाइड. बहुत ही ऐसा काम है कि मुझे निकलना पड़ता है बाहर. तो जब व्हेन आई यूज टू गेट आउटसाइड तो पीपल आर लाइक क्रेजी. बहुत निकले हुए बाहर, कोई हाल ही नहीं है. लगता ही नहीं है कि दिस इज लॉकडाउन. लॉकडाउन वाली कहानी मुझे तो ऐसा सच बाहर कोई नहीं नजर आई. आई यूज टू गो आउटसाइड. ज़ाहिर है बहुत ही कोई ज़रूरी एमरजेंसी केसेस में हम तो निकल रहे हैं. तो वहाँ पे तो जी ट्रैफिक भी वैसी है और क्राउड भी ऐसा ही है. देयर इज नो सच लॉकडाउन एज इट शुड बी. सो जी स्टूडेंट्स तो हो रहे हैं जी ऑनलाइन. आज हमने इंशाल्लाह प्रोटीन्स को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है, which was our last lecture. उसी को हम इंशाल्लाह we will definitely try to finish it because it has been three weeks consecutive we have been working on proteins, and this is because protein is new to you people. तुम लोगों के लिए जाहिर है टॉपिक नया है और बायोमोलिक्यूल है जिसका एज सच क्लिनिकल एस्पेक्ट तुम लोग मतलब कि वहाँ पे यूज़ नहीं करते. कोई F1 का सब्जेक्ट हो तो तुम लोगों के लिए ज़रा इजी होता है. बट इसमें ये है कि आज हम इसकी जो है ना फंक्शंस आई थिंक वी हैव डन विद द लास्ट लेक्चर. तो आज हम इसकी जो है ना रिमेनिंग जो क्लासिफिकेशन होगी मेरे ख्याल में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, या जो प्रोटीन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं टाइप्स की, वो हम आज करेंगे. और कोई डिजीजेस व्हिच हैव बीन रिलेटेड विद द प्रोटीन्स, ठीक है. वी विल डू दिस इन टुडेज लेक्चर एंड आई होप कि आज हम इसको जो है ना फिनिश करेंगे. तो एज सुन एज ऑनलाइन होता है हमारा जैसे ही, तो वी विल मूव टुवर्ड इट. एनीवेज, talking about the previous lecture, if you girls guys find any difficulty regarding any topic, you can text me. We have created the online WhatsApp group. You can text there, and that is only possible when you guys read or study at your home after finishing this lecture. अगर उसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ उसके बाद छुट्टी वाला सीन है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है. बट अगर बुक्स जिन्होंने पूरा हफ्ते में, बिकॉज वी हैव ओनली जस्ट वन क्लास इन द होल वीक, सो आई मस्ट एडवाइज यू गाइज कि सिर्फ एक क्लास है पूरे वीक में, तो बाकी टाइम जो है आई नो और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी होती हैं, लेकिन जो है कम अज़ कम जो है ना प्रोटीन्स जितना हम कर रहे हैं कोई 2-4 पेजेस उनको तो कम से कम रिव्यू किया करो, क्योंकि इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है बाय मूविंग फॉरवर्ड एंड इफ़ यू डोंट हैव आइडिया ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स. तो जी ये हम सब कर चुके हैं. ज़्विटेरॉइन, गाबा, आई थिंक वी हैव डन दिस, सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन. और जी ये हम कर रहे थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम का हमारा जो था, अगर तुम लोग को स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन इवन जूम इट लाइक दिस, ठीक है. तुम लोग जूम भी कर सकते हो अपनी स्क्रीन को. जूम करने से क्या होगा कि तुम लोगों को अपना जो है ना वो क्लियर नज़र आएगा ये जो टॉपिक है. तो
इसको तुम लोग जूम कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम किए थे प्रोटीन के फंक्शंस, ठीक है। तो डिफेंस प्रोटीन्स भी हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। अगर तो तुम लोगों को क्लासिफिकेशन आ जाए ना कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस, तो फिर भी हमने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन वाली कहानी लिखनी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, मेरे ख्याल में ये आगे कहीं होगा भी। तो फंक्शंस हमने लास्ट टाइम किए थे कि डिफेंस में भी यूज होती हैं, डिफेंस सिस्टम में, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में भी प्रोटीन्स यूज होती हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन आर द टू एग्जांपल्स। इस तरह से जी प्रोटीन्स जो हैं ब्लड क्लॉटिंग में भी यूज होती हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजिन। इसके अलावा कैरियर फंक्शंस भी हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जो कि क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो दीज ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड दे प्रोवाइड एनर्जी। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उससे आपको 4 किलो कैलोरीज या मोर अप्रोप्रिएट 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो दीज आर अबाउट द फंक्शंस हमने करनी है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, इट हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द 3 टाइप्स, ठीक है। 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के नीचे मैंने लिखा हुआ है साइज एंड शेप, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो आती है। तो इन्होंने जो इस बुक में स्ट्रक्चर की बेस पे दी हुई है ना, वो एक्चुअल में है साइज एंड शेप की बेस पे, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसको ज्यादातर बुक्स में बेहतर तरीके से लिखा हुआ है साइज एंड शेप। तो आई थिंक वो वाला साइज एंड शेप की बेस पे ठीक है ज्यादा, बिकॉज अगर स्ट्रक्चर की बेस पे आएगी तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि हमने लिखना क्या है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है स्ट्रक्चर की बेस पे। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब जी जो आपकी फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन है ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने जिस तरह से प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। उसका नाम सिंपल प्रोटीन है, इसका मतलब है कि इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन का है, यानी कि देखो प्रोटीन के साथ ग्लूकोज भी अटैच हो सकता है, प्रोटीन के साथ लिपिड भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन्स का मतलब है कि सिंपल प्रोटीन्स, इनके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोई अदर ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है जी। इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनको जब हम ब्रेक डाउन इनकी प्रोटीन्स की करेंगे, तो दे विल ओनली गिव द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जब इन प्रोटीन्स की हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ये सिर्फ देंगे सिर्फ अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, क्योंकि ये किसी और चीज से मिलकर नहीं ना बने हुए, तो इनकी ब्रेकडाउन से आपको सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन्स। एल्ब्यूमिन तुम सबको पता है कि, बल्कि ज्यादा पता है कि बॉडी की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, लिवर सिंथेसाइज करता है, वाटर में डिजोल्व हो सकती है, वाटर सॉल्युबल है, इट कोगुलेट्स बाय हीट। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रोटीन को हीटिंग देंगे, ठीक है, फ्लेम पे रखोगे, तो ये एक गुच्छू मुच्छू सा डेंस कोगुलम बना देगी। फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगी, जैसे अंडा, अंडा बॉयल करते हो ना, तो समटाइम्स अगर अंडा कहीं से टूटा हुआ हो तो वो पानी में जो एक इरेगुलर सा मैस सा बन जाता है, ठीक है, इकट्ठा सा एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं कोगुलम। और बॉइल्ड एग इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बॉइल्ड एग जब कर देते हो तो एग अपना नेटिव फॉर्म से चेंज हो जाता है ना, और ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि उबला हुआ अंडा कभी भी वो लिक्विड फॉर्म में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए। तो जो बॉइल्ड एग है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द कोगुलेशन की हीटिंग की वजह से, क्योंकि अंडे में प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, जर्दी में भी प्रोटीन है और सफेदी में भी प्रोटीन है। तो एग वाइट में जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन, एंड द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द एग योक इज कॉल्ड एज द वाइटलिन, ठीक है, VITELIN आगे आएगा भी। तो जी ये जो कोगुलेशन हमने पढ़ा है कोगुलेट्स बाय हीट, इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं, और इसका मतलब है कि हीटिंग से प्रोटीन का जब 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और वो इरेगुलर सा एक मैस बना देती है, उसको हम कहते हैं कोगुलम, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये कोगुलेशन शो करती है, यानी कि सारी प्रोटीन्स हीट करने से ये नहीं बनाती स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन्स ये स्ट्रक्चर बनाती है वो उन्हीं को हम कहते हैं ये हीट कोगुबल प्रोटीन है। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो गया प्रोटीन। अच्छा जी, इसका कैरियर फंक्शन भी है कि हमारी बॉडी में ये कैल्शियम को कैरी करती है, बिलिरुबिन को, फैटी एसिड्स को, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एल्ब्यूमिन का ये है कि इट इट exerts the oncotic pressure in the plasma, and its deficiency results in the loss of the carrier function and decreased oncotic pressure which causes the edema. ठीक है, ये बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसी को ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इट हेल्प्स टू मेंटेन द ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हमें ओडिमा से बचाती है. यही वजह है कि जिन लोगों में पेट में पानी पड़ जाता है, ओडिमा हो जाता है, उनको फिर हम एल्ब्यूमिन के इंजेक्शंस लगाते हैं. क्योंकि जब एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल्स का फ्लूइड है, वो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनसे निकल के आपके बॉडी में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सिंपली ओडिमा. ठीक है जी, तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है ओडिमा, और ओडिमा के पेशेंट्स को फिर हम एल्ब्यूमिन के इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं. ये तुम सबको पता होगा. अब जी हम जल्दी से आ जाएं, दूसरी जो सिंपल प्रोटीन है, ये हमारी पहली टाइप की क्लासिफिकेशन है, फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन, जिसकी पहली एग्जांपल थी एल्ब्यूमिन. दूसरी एग्जांपल है ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन लिवर में भी बन रही है और स्प्लीन में भी बन रही है. वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व नहीं होगी. ठीक है, इसको हीट करके अगर शायद हीटिंग करो फिर हो जाए, लेकिन वैसे इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका भी जो है ना कैरियर फंक्शन है. ये जो बीटा फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये है, देखो प्रोटीन्स समटाइम दो सब यूनिट से या दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा. ठीक है, इस तरह गैमा 3 से भी बन सकती हैं, 4 से भी ईटा, उनको हम कहते हैं. तो अल्फा बीटा बेसिकली दो चेन्स हैं समझ लो प्रोटीन की. तो जो कह रहा है, जो बीटा वाली चेन है ना इसकी, ग्लोबुलिन की, उसका कैरियर फंक्शन भी है. ठीक है, बॉडी में कंपाउंड्स को ट्रांसफर भी करती है, जैसे कि ट्रांसफेरिन. ट्रांसफेरिन ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में आयरन को कैरी करती है. अगर याद हो तो पढ़ा था ना, आयरन को हम फेरस भी कहते हैं और फेरिक भी कहते हैं. ठीक है, तो ट्रांसफेरिन का मतलब है कि आयरन कैरिंग प्रोटीन. इट्स गैमा फ्रैक्शन हैज द डिफेंसिव फंक्शन. देखा मैंने बताया ना कि प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं, चेन्स हैं, अल्फा बीटा गैमा, उनके नाम हैं. ठीक है, 3 सब यूनिट्स हैं, तो एक को अल्फा कह रहे हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा, चौथी अगर होती तो उसको ईटा कहते हैं, ईटा. ठीक है, तो इसका जो गैमा फंक्शन है वो उसका डिफेंस में रोल है, डिफेंस सिस्टम, यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है. और प्रोटेक्टिव फंक्शन तुम लोगों ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम सुने होंगे ना, IgM, IgG, IgA. अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, इनमें की जो बेसिक प्रोटीन है दैट इज ग्लोबुलिन. तो जी ये ग्लोबुलिन का फंक्शन है कि वाटर इनसॉल्युबल है, और डिफेंसिव फंक्शन भी है, कैरियर फंक्शन भी है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन कर रही है. और अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो ओडिमा हो जाएगा. और दूसरा, क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, तो दैट्स व्हाई इट्स डेफिशिएंसी आल्सो लीड टुवर्ड्स द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, के इन्फेक्शन होने के चांसेस, रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये डिफेंसिव इसका रोल भी है. तो अगर इस बॉडी में नहीं होगी तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. अब नीचे एक बॉक्स में लिखा हुआ है सॉल्टिंग आउट. सॉल्टिंग आउट का एक्सप्लेन ये कर देती हूँ कि देखो, इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी भी, अगर आपके कंपाउंड में, पानी में प्रोटीन है, खून में, ब्लड में प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, उसको अगर आपने उसमें से सेपरेट करना है, निकालना है, तो उसका तरीका ये है कि हम, कि जिस सोल्यूशन में प्रोटीन है ना, उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, नमक जिसको कहते हैं. ठीक है, सॉल्ट कौन सा डालते हैं? जो घर में यूज करते हैं वो नहीं, वो सोडियम क्लोराइड है. हम यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ऐसा सॉल्ट है जो कि प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए यूज होता है. यानी कि प्रोटीन को किसी भी चीज से तुम लोगों ने निकालना है ना, उसमें से कितनी प्रोटीन है उसको आइसोलेट करना है. ठीक है, निकालना है, आइसोलेट करना है, तो फिर हम अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं. तो सॉल्ट के जरिए जब हम प्रोटीन को किसी भी सोल्यूशन से निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टिंग आउट. ठीक है जी, सॉल्टिंग आउट. जी मरियम ने सवाल पूछा है बीटा फ्रैक्शन का कैरियर फंक्शन कैसे है. अभी कैरियर फंक्शन ऐसे है कि ये भी हमारी बॉडी में कुछ कंपाउंड्स को कैरी करती है. ठीक है, अब ये उसमें हीमोग्लोबिन की प्रोटीन नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबिन है, और ये है ग्लोबुलिन. जैसे कैल्शियम को कैरी कर सकती है, फैटी एसिड्स को, किसी भी चीज को. ठीक है ना, तो कैरियर फंक्शन ये है कि बॉडी में कुछ कंपाउंड्स को कैरी कर रही है, तो ये उसका कैरियर फंक्शन होगा. ठीक है, तो हम अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. जी नेक्स्ट, ये तो एक तो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है जो जरा डिम है. हम तो बेसिकली जो है ना वो यही सारी चीजें लिखी हुई है कि सिंपल प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी होती हैं,
कंपाउंड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, इन्हीं का जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इन्हीं को उन्होंने फ्लो चार्ट बना के भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जी तीसरी प्रोटीन की तरफ आ जाओ, ग्लोबिन, ठीक है। अब जो नाम तुम लोगों ने सुना होगा ना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, उसकी जो प्रोटीन है ना वो बेसिक उसमें है जी ग्लोबिन। एक है ग्लोबुलिन, स्पेलिंग का फर्क है, और एक है सिंपल ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन की प्रोटीन है वो है ये वाली ग्लोबिन, ठीक है। तो यही उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लोबिन का, कि दिस इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। और हीमोग्लोबिन तुम लोगों को मैं अगर बताया होगा शायद कि इसमें 4 चेन्स होती हैं, अल्फा, दो बीटा, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या ये सिंपल ग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, थैलेसीमिया होगा, ठीक है। इसके अलावा जी अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, हेमोग्लोबिन के अगर स्ट्रक्चर में, ग्लोबिन प्रोटीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, डिलीशन होती हैं, ठीक है, कि कोई भी जीन में जो चेंजेस आ जाती हैं उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन या सिंपल ग्लोबिन के चेन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो फिर एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रेड ब्लड सेल्स में जो उनका सीक्वेंस है कि उसमें 6 नंबर पे प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड, और अगर इसकी जगह पे वेलिन आ जाता है, यानी कि माइनो एसिड का डिफरेंस आ जाता है, कोई माइनो एसिड चेंज हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स का पूरा फंक्शन, ठीक है, जो हमारे खून के खुलिये हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, पूरा फंक्शन उनका डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल शेप लूज कर देते हैं और ओवल शेप अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिकल शेप्ड। जब ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं तो जाहिर है इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स की जो स्पीड है जिससे वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, वो हो जाएगी रिड्यूस, कम हो जाएगी। और इस डिजीज को हम कहते हैं, और पर्सन ऑल्सो गेट एनीमिक, इस डिजीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ग्लोबिन का फंक्शन ये है कि ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, मायोग्लोबिन का हिस्सा है, इसकी डेफिशिएंसी से थैलेसीमिया हो रहा है और सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। तो जो 2-2 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं हर प्रोटीन के बारे में, ये हमने लाजमी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रोलामीन्स। प्रोलामीन इज द स्टोरेज प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टोर करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है, प्लांट्स में भी पाई जाती हैं। प्रोलामीन इज प्रेजेंट इन ग्लाइडन ऑफ वीट, ठीक है। वीट हम किसको कहते हैं, गंदुम, ठीक है, गंदुम को हम कह रहे हैं जी वीट। मेरा ख्याल है कि 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक मैं कर रही हूँ, ओनली जस्ट 1 मिनट, तुम लोग यहीं पे रहो एंड आई एम जस्ट कमिंग। हेलो क्लास, आई एम बैक। अच्छा जी, एक्चुअली किचन से कुछ खाना जलने की स्मेल आई तो मैंने कहा जरा देख आऊं जाके, दैट्स व्हाई आई रश टुवर्ड्स द किचन। तो आई थिंक मेरी मदर इन लॉ ने ना रख के आई हुई थी पर वो स्टीम करने के लिए चिकन को ना, मेरे ख्याल में उन्होंने स्टोव वगैरह की आग थोड़ी सी तेज की है इस वजह से। अच्छा जी, वापस आ जाए हम जल्दी से जी प्रोलामीन की तरफ, ठीक है। तो प्रोलामीन जो है दिस इज स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है, जो गंदुम है ना उसमें प्रोटीन होती है ग्लाइडिन, ठीक है, तो ये उसकी स्टोरेज प्रोटीन है। इसके अलावा जेन ऑफ मेज, जो मकई है ना उसमें भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जेन, ठीक है, दैट एक्ट एज द स्टोरेज प्रोटीन। तो ये उनमें यानी कि प्रोटीन्स हैं, देखो है तो ये कार्बोहाइड्रेट फूड, गंदुम, मकई, इसको हम कार्बोहाइड्रेट फूड कहते हैं, लेकिन इनमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो फूड्स हैं कार्बोहाइड्रेट सॉरी, ये जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं ये प्रोटीन को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि गंदुम एक प्रोटीन को स्टोर कर रही है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडेन।
मकई मेज एक प्रोटीन को स्टोर कर रही है जिसको हम कह रहे हैं जेन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरेज प्रोटीन्स। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोन्स। हिस्टोन से तुम लोग फेमिलियर हो गए, हिस्टोन का नाम सुना होगा क्योंकि ये हमारे डीएनए आरएनए की प्रोटीन है, ठीक है। सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। प्लांट्स में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए अकेला प्रेजेंट नहीं होता, उसको रैप किया होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन। तो जो प्रोटीन डीएनए के साथ हमारे सेल में प्रेजेंट होती है उसका नाम है जी हिस्टोन्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए आरएनए, तो न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन है, तो दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं ये हिस्टोन्स है। तो इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन है, इस वजह से हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कह रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारी बेसिक प्रोटीन्स हैं। चाहे न ये ना याद रखो कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड रिच है कौन सा नहीं है, ठीक है, बट वैसे पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन कौन सा काम कर रही है। इसके बाद है जी प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स आर आल्सो कंबाइंड विद न्यूक्लिक एसिड। ये भी डीएनए आरएनए के साथ मिलके जो है ना न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मेल्स में स्पर्म सेल्स की भी प्रोटीन है प्रोटामीन्स। तो प्रोटामीन्स आर आल्सो लाइक द हिस्टोन्स, आल्सो लाइक द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसके बाद जी नेक्स्ट करते हैं कौन सी एग्जांपल है प्रोटीन्स की जी। जेन जो है दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन का नाम है, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन जो कि उसमें मेज में यानी कि मकई में प्रेजेंट होती है। तो मकई वैसे तो हम कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट फूड है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है जो कि एज अ स्टोरेज प्रोटीन का काम कर रही होती है, ठीक है। यानी कि मकई जो है एक प्रोटीन को स्टोर कर रही है जिसका नाम है जेन। इसके बाद है जी अल्ब्यूमिनॉइड्स। जितनी हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं, जैसे कि आपके बाल, नाखून, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, इलास्टिक मसल्स, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, यानी कि जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होंगी, ये तो अभी आपने प्लाज्मा की प्रोटीन्स पढ़ी है ना, ब्लड में जो प्रेजेंट होती हैं या न्यूक्लियस में जैसे कि स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट है। अब ये ऐसी प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चर बना रही है ना उनको उन्होंने नाम दे दिया है, 3 प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चर बना रही हैं, उनको उन्होंने नाम दिया है अल्ब्यूमिनाइड्स, ठीक है। तो देयर आर 3 प्रोटीन्स। प्रोटामीन्स हेपरिन की भी एंटीडोट कर रहे हैं, वो कैसे जी, इस पे भी अभी हम बात करते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये जो हमारी अल्ब्यूमिनॉइड्स है ना, दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है। 3 हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। एक तो है सबसे पहले कोलेजन, कैराटिन, और तीसरी है जी कौन सी है तीसरी, इलास्टिन, ठीक है। 3 ये जो प्रोटीन्स है ना बेसिकली दे एक्ट एज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब इसमें जो है ना कैराटिन, कैराटिन तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि कैराटिन जो है ना वो क्या है, हमारे बालों में प्रेजेंट है और हमारे नेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो किसने भी क्वेश्चन किया था, किसी ने मेरे ख्याल में भी क्वेश्चन किया था हेपरिन वाला ना, इसमें प्रोटामीन जो है ना, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये जो प्रोटामीन अकेली नहीं, प्रोटामीन सल्फेट की फॉर्म में वो होता है, ठीक है, जो हेपरिन को एंटीडोट करता है। यस, प्रोटामीन सल्फेट की फॉर्म में होता है, हमें सुमैया ने आंसर दे भी दिया है, प्रोटामीन सल्फेट की फॉर्म में होती है और ये हेपरिन के एज एंटीडोट भी यूज होती है। यस, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन, लेकिन हम तो जो है ना बॉडी में जो है ना एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन भी एक्ट करती है। तो 1-2 फंक्शंस बस हमें ज्यादा करने हैं, लिखे भी तुम्हारी बुक में कम ही फंक्शंस हुए हैं, ज्यादा लिखे भी नहीं हुए। अच्छा जी, अब दिस इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द हेयर, इन द नेल्स, इन द फर ऑफ एनिमल्स, इन द फेदर्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की फर होती है ना उस पर भी कैराटिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक बेसिकली सॉफ्ट टाइप की कैराटिन है और एक हार्ड कैराटिन है। जो सॉफ्ट टाइप की कैराटिन है ना वो तुम लोग वो एनिमल्स के उसमें फर में और फेदर्स में और हमारे बालों में प्रेजेंट होती है, और जो हार्ड वाली कैराटिन है ना वो होती है हमारे नेल्स में प्रेजेंट, और जो इसके अलावा एनिमल्स के जो सींग होते हैं ना हॉर्न्स, उसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कैराटिन जो है जी वो नेल्स में प्रेजेंट है, हेयर्स में प्रेजेंट है, फर में, ठीक है, हॉर्न्स में प्रेजेंट है। और जो आपकी स्किन की कैराटिन है ना उसको हम सूडो कैराटिन भी कहते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। स्किन कैराटिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो कैराटिन क्योंकि वो सॉफ्ट होती है।
तो जी केराटिन के बाद है कोलेजन। कोलेजन आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन, जो बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है ना, वो याद रख लो, वो कोलेजन है। जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में, दैट इज कोलेजन। और ये हमारे स्केलेटन की मेजर प्रोटीन है, दैट इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ आवर स्केलेटन। सो जी इट कैनॉट बी स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती, इसको हम स्ट्रेच्ड आउट नहीं कर सकते। इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, एज ए लॉन्ग थिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की फॉर्म में हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स में, कार्टिलेज में, यहाँ तक कि हमारी आई का जो कॉर्निया है उसमें भी प्रेजेंट होती है कोलेजन। इसके अलावा हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होती है कोलेजन, ठीक है जी। इट एक्ट एज ए रिजिड रॉड, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, ठीक है, रिजिड रॉड टाइप होती है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी, जरा स्केलेटन बना रही है तो सख्त प्रोटीन होगी, इसमें इलास्टिसिटी तो नहीं होगी, ठीक है। और रोप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। इसके in old age, cross linkages between the polypeptide chains become more and more, resulting in the stiffening of the muscles and joints. ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, जो रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा हो जाती है, 40-50 हम क्रॉस करते हैं, तो चेन्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि क्रॉस लिंकेजेस ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो जोड़ हैं, जो आपके मसल्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। कोलेजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिलेटिन। ये जो प्रोटीन है, जब हम इसको पानी के साथ बॉयल करते हैं तो एक और प्रोटीन में भी चेंज हो सकती है, जिसको हम कह रहे हैं जिलेटिन, ठीक है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, यानी कि खाने से तुम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसको कोलेजन को, ठीक है। लेकिन इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए बाय बर्थ, कोलेजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो देयर आर सर्टेन डिजीजेस विच आर एसोसिएटेड विद इट, जो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे डिजीजेस होंगी जिनके नाम लिखे हुए हैं, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले हम करेंगे इलास्टिन। इलास्टिन इज प्रेजेंट इन द येलो इलास्टिक फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी होती है, इसके अलावा हमारे लंग्स में होती है, लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो जो इलास्टिन है ये हमारे येलो इलास्टिक फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, इसके अलावा यूटेरस में भी प्रेजेंट है। देखो हर वो चीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है ना, जैसे मसल्स करते हैं, उनमें इलास्टिन प्रेजेंट है। तो ये यूटेरस भी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें भी इलास्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको जो ब्रेक करेगा एंजाइम, वो कौन सा है, इलास्टेज। इलास्टेज इज एंजाइम विच ब्रेक्स द इलास्टिन प्रोटीन। अब जो जी डिफेक्ट्स थे जिसकी मैं बात कर रही थी कि देर आर सर्टन, एग्जैक्टली गुलैला ने बिल्कुल सही कहा कि 75% जो स्केलेटन का हिस्सा है ना, दैट इज कोलेजन। अब जी आ जाते हैं हम जो डिजीजेज हो रही थी, डिजीजेज विच हैव बीन कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द कोलेजन। और ये जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाद में आ जाएंगी, ये हैं जेनेटिक बाय बर्थ, जो हमारे बाय इनबॉर्न एरर्स होते हैं, कॉन्जेनिटल, ठीक है, वो हैं ये। अब है जी सबसे पहला है जी एलर्स डैनलोज सिंड्रोम, ठीक है, एलर्स डैनलोज सिंड्रोम, जिसने इसको, ज़रा साइंटिस्ट के नाम पे अक्सर होते हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया होता है। एलर डैनलोज सिंड्रोम इज अ बेसिकली डिसऑर्डर विच इज, जब डिफेक्टिव अगर कोलेजन की सिंथेसिस हो रही हो, ठीक है, फॉल्टी सिंथेसिस हो, सिंथेसिस के टाइम पे कोई एरर आ गया हो, तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी दैट इज कॉल्ड एज एलर्स डैनलोज सिंड्रोम। अब अगर ज़्यादा डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी तो इसका फंक्शन भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो स्किन हो जाएगी हाइपर एक्सटेंसिबल, यानी कि स्किन की जो, क्योंकि ये तो रिजिड होती है ना प्रोटीन कोलेजन, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, बट अगर ये डिफेक्टिव सिंथेसिस हो जाएगी तो फिर इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हाइपर एक्सटेंसिबल, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी की, स्किन बिल्कुल लटकने लग जाएगी ऐसे लोगों की, ठीक है। इसके अलावा हाइपर मोबाइल ज्वाइंट्स के जो मोबिलिटी है ना, वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। ज्वाइंट्स के दरमियान जो फासला है, जो फ्रिक्शन है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बड़ी पेनफुल सी कंडीशन है। इसके अलावा इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड, जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कोलेजन प्रेजेंट होती है, वो बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगी, ठीक है, और इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगी कि उनसे ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे टाइप्स वगैरह लिखी हुई है ना, टाइप 6, 4, अब कोलेजन हमारी बॉडी में जो है ना, क्योंकि काफ़ी जगहों पे प्रेजेंट है, तो इसकी टाइप्स हैं 1 से लेकर 9 तक। टाइप 1 कोलेजन, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, तो उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि जी कोलेजन की डेफिशिएंसी से डिजीज हो रही है। इस डिजीज में स्किन हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाती है, ज्वाइंट्स हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्लड वेसल्स से, इतना हमें बस पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी डिजीज है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा,
ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है टाइप 1 कोलेजन की अगर एबनॉर्मल सिंथेसिस है तो तब हो रही है, और ऐसे लोगों में जो है ना फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, ब्रिटल बोन डिजीज होती है, हड्डियां जो है ना बहुत सख्त बिल्कुल हो जाना, और ब्रिटल बोन डिजीज और फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे लोगों में मल्टीपल फ्रैक्चर, आसानी से हड्डी ब्रेक हो गई। इसके अलावा जो है ना जी, इट इज ऑल्सो करेक्टराइज बाय द ब्लू सेक्लरा, के आंख का जो अंदर वाला हिस्सा है ना वाइट वो जो होता है वो ब्लू में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारी आई में भी कोलेजन प्रेजेंट होती है, तो अगर कोलेजन की डिफेक्टिव सिंथेसिस हो जाए तो जो व्हाइट पार्ट है आई का ये ब्लू में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की भी डिजीज है इस वजह से। अब ड्यू टू मल्टीपल फ्रैक्चर्स पेशेंट में कंफ्यूज विद द चाइल्ड अब्यूज, के इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऐसे लोगों में होते हैं कि वो समझ लो कि चाइल्ड अब्यूज की तरफ भी आ सकते हैं, कि उनमें फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर भी साथ में होने का चांस हो सकता है। ये कोलेजन की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उस वजह से पेशेंट इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो गलत हरकतों पे भी मजबूर हो गया जी। दूसरी तरह की हमारी जो प्रोटीन है, ये सारी एग्जांपल्स थी सिंपल प्रोटीन्स की। मैं दोबारा बताते चलूं कि जितनी हमने अभी तक एग्जांपल्स की हैं ना, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल प्रोटीन्स, यानी कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे प्रोटीन को हमने डिवाइड किया है सिंपल में, कंपाउंड में और डिराइव्ड में, तीन तरह की प्रोटीन्स में। तो सबसे पहली जो हमने पढ़ी है सिंपल प्रोटीन, उसमें आया है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, प्रोटामीन, प्रोलामीन, और तीन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एल्ब्यूमिनाइड्स, यानी कि कोलेजन, कैराटिन और इलास्टिन। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे कंपाउंड प्रोटीन्स की तरफ। कंपाउंड प्रोटीन का मतलब ये है कि एक तो प्रोटीन पार्ट और उसके साथ में एक और कंपाउंड कोई भी हो सकता है, कोई लिपिड हो सकता है, कोई फॉस्फेट हो सकता है, कोई डीएनए आरएनए हो सकता है उसके साथ, यानी कि ज्वाइन किया गया है, यानी कि प्रोटीन अब अकेली नहीं है, इसके साथ एक और चीज भी अटैच है। तो जल्दी से आ जाओ कंपाउंड प्रोटीन्स की तरफ। इनकी जब ब्रेकडाउन होगी तो ज़ाहिर है खाली प्रोटीन मिलेगी, बल्कि साथ में जो चीज़ें अटैच थी वो भी मिलेंगी। ठीक है ना, कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है, कोई ग्लूकोज अटैच है, फ्रुक्टोज अटैच है, तो वो भी मिलेगा। न्यूक्लियोप्रोटीन सबसे पहले, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए और दूसरा प्रोटीन्स। तो अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा, डीएनए आरएनए, और प्रोटीन्स कौन सी हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दो प्रोटीन्स हैं, एक तो प्रोटामीन्स और एक हिस्टोन्स। ठीक है जी, तो दीज आर द हिस्टोन्स एंड द प्रोटामीन्स विच आर अटैच विद द डीएनए एंड आरएनए। दूसरी फॉस्फोप्रोटीन, उसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें दो चीजें होंगी, एक तो फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोप्रोटीन है ये हमारे जिसमें मिल्क में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने शायद तुम लोगों को बताया हो कि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कैसीन। तो कैसीन की नेचर क्या है, कैसीन कौन सी तरह की प्रोटीन है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैसीन इज द फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। यही तो बात है कि हम कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करता है मिल्क, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से फॉस्फेट इसमें ज्यादा होता है, तो यूरिनरी स्टोन्स भी बन सकते हैं, यूरिनरी कैल्कुलाई भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जी अब लिपोप्रोटीन्स है, नहीं, कैसीन बाय वर्च्यू ऑफ फॉस्फेट कंटेंट रिड्यूसेस, बल्कि रिड्यूस करता है यूरिनरी स्टोन्स को, सॉरी ये नहीं बनाता। ठीक है, अब जी फॉस्फोप्रोटीन एक तो कैसीन है और दूसरा वाइटलिन। मैंने तुम लोग को बताया था ना कि अंडे की जर्दी में भी एक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो जो अंडे की जर्दी में प्रोटीन है उसका नाम है वाइटलिन, स्पेलिंग लिखे में। ठीक है, ये याद रखना है कि एग वाइट में कौन सी प्रोटीन है और एग योक में कौन सी प्रोटीन है, और मिल्क में कौन सी प्रोटीन है। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क इज कैसीन। ठीक है, कैसीन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। अब जी आ जाओ जल्दी से, लिपोप्रोटीन का मतलब ये है कि जी एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, कोई फैटी एसिड अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है कि कौन कौन सा लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है, फैटी एसिड अटैच हो सकता है, और बाकी लिपिड्स के नाम हैं जो कि हम प्रोटीन के बाद अगला चैप्टर जो स्टार्ट करना है ना उसमें आएंगे, लेसिथिन, सफेलिन्स, ठीक है, एचडीएल। तो ये सारी चीजें हैं लिपिड्स के प्रोटीन्स के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके बाद है जी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, यानी कि एक तो प्रोटीन है और साथ में कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है, जैसे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इसमें एक प्रोटीन है और साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है। अब कार्बोहाइड्रेट कौन सा अटैच है, हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना है, ये अटैच हो सकता है प्रोटीन के साथ। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का नाम सुना होगा, ये अटैच हो सकता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। उसके बाद है जी क्रोमो प्रोटीन्स। क्रोमो का वर्ड जहां पे भी आएगा ना इसका मतलब है कलर,
क्रोमो मीन्स कलर, ऐसी प्रोटीन जिनका नेचुरली कलर होता है, जो हमें कलर दें। जैसे कि देखो हीमोग्लोबिन है ना, अलीजा डोंट टॉक। अच्छा जी, क्रोमोप्रोटीन्स जो है ना, इसमें आप देखो ऐसी प्रोटीन्स विच शो पिगमेंट्स, विच शो कलर्स। तो हीमोग्लोबिन का मतलब ये है जी कि हीम का एक कलर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को रेड कलर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा साइटोक्रोम्स और ऑल्सो कलर प्रोटीन्स। इसके अलावा रोडोप्सिन जो हमारी आईज की प्रोटीन है ना, दैट इज बेसिकली पर्पल इन कलर, ऑप्सिन, ठीक है। ऑप्सिन हमारी आंख की प्रोटीन है। और तुम लोगों ने सुना होगा कि आंख में दो तरह के सेल होते हैं, एक रॉड सेल और एक कॉन सेल्स, ठीक है। तो रॉड सेल्स के साथ जो प्रोटीन अटैच होती है आंख में, जो कि हमें डिम लाइट में देखने में मदद देती है, रोडोप्सिन, दैट इज अ क्रोमोप्रोटीन। उसका एक कलर है, नेचुरली उसका एक कलर है पर्पल कलर, ठीक है। तो ऐसी प्रोटीन्स विच ऑल्सो गिव कलर, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोप्रोटीन्स। इसके अलावा जी मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन का मतलब ये है कि कोई भी मेटल अटैच है प्रोटीन के साथ, ठीक है, जैसे कि आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में अगर तुम लोगों ने ग्लोबिन का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो या हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो है आयरन अटैच होती है, ठीक है। इसके अलावा सीरोप्लाज्मिन, सीरोप्लाज्मिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें एक मेटल होती है कॉपर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बिकॉज हीम कंटेन्स आयरन, ठीक है, तो वो मेटालोप्रोटीन की एग्जांपल है। इसके अलावा सीरोप्लाज्मिन एक ऐसी प्रोटीन की एग्जांपल है विच कंटेन्स द कॉपर। एक्चुअली आज मेरा ना प्लान तो ये था कि हम जो है ना वो इसको फिनिश कर लेते इस चैप्टर को, ठीक है, लेकिन फिनिश होता नजर नहीं आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैं कह रही थी कि आज हम जो है ना इसको ख़त्म कर ही लें। बहुत बहुत लंबा हो रहा है जो आपका जो है ना ये चैप्टर। तो वैसे 2 ही पेजेस रह गए हैं, हाँ 2 ही पेजेस हैं, कर तो सकते हैं हम इसको, चलो कोशिश करते हैं। या स्लो ही हूँ मैं, इजी था ना असल में, ये तो असल में क्लासिफिकेशन बड़ी लेंथी थी, तो दैट्स वाई। और जो अगली है ना वो फंक्शनल की बेस पे, वो तो भी वही है जो हमने पहले की है। तो ये देखो फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन्स, ठीक है, ये तो नामों से पता चल रहा है कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं। अब जी डिराइव प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन का मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रोटीन जब हम, जो नेटिव प्रोटीन होती है ना, जो नेचुरल प्रोटीन, उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि नेचुरल, जैसे एल्ब्यूमिन नेचुरल प्रोटीन है, इसको तुम लोग हीट करोगे, एसिड से ट्रीट करोगे या बेस से ट्रीट करोगे, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई और चीज़ बन जाएगी। तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन से जब जो कोई और प्रोडक्ट बनती है ना, और चीज़ बनती है ना, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेटिव प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करें, ब्रेक डाउन करें, या प्रोटीन की डीनेचुरेशन करें, ठीक है, या प्रोटीन को एसिड बेस से ट्रीट करें, तो फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। ये 2 तरह की हैं, पहली प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, दूसरी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। अब व्हाट इज प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन तब मिलेगी जब हम प्रोटीन को डीनेचर करेंगे, ठीक है, को एसिड बेस से ट्रीट करोगे तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन मिलेगी। और अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो हमें मिलेगी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन बनी है ना पेप्टाइड से, तो फिर हमें मिलेगी पेप्टाइड, पेप्टोन्स, ठीक है। इसकी ब्रेक डाउन के प्रोडक्ट्स हैं सारे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है जी। तो ये है जी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। अब एक चीज लिखी हुई है डीनेचुरेशन, इसका मतलब तुम सबको पता है कि जब भी हम प्रोटीन को हीटिंग से, एक्सरे से, एसिड बेस से ट्रीट करेंगे, तो प्रोटीन अपना 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर लूज कर देगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन हो गई है डीनेचर। जब उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है प्रोटीन अपना फंक्शन भी लूज कर चुकी है, और इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन, ठीक है। अब जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने फंक्शंस किए थे, बिल्कुल वही है। जैसे कैटालिटिक प्रोटीन, कैटालिटिक प्रोटीन का मतलब ये है जो एंजाइम्स हैं, जितने एंजाइम्स हैं दे आर 99% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो इसमें तुम लोग किसी एंजाइम की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट पे जो एंजाइम एक्ट करता है अमाइलेज, सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है सुक्रेज। तो इन हम एंजाइम्स को हम कहते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स जितने हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी के, लेकिन वो प्रोटीन होने चाहिए, क्योंकि हार्मोन स्टेरॉइड भी हैं, हार्मोन अमाइंस भी हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि इंसुलिन, जैसे ग्लूकागोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन के नाम सुने हैं ना, तो जो आपके प्रोटीन हार्मोन्स हैं ना, वो हमारे एज आ रेगुलेटरी प्रोटीन्स काम करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में तुम सबको पता है कोलेजन, केराटिन, सारी एग्जांपल्स हैं जी। ज़ाहिर है जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है उनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स।
जो हार्मोन्स बना रही हैं उनको हम कहेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहेंगे कैटालिटिक प्रोटीन्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है उनको हम क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जैसे कि फेरेटिन है, फेरेटिन आयरन की ट्रांसपोर्ट कर रही है। सीरोप्लाज्मिन अभी बताया था ना किसकी ट्रांसपोर्ट करेगी, कॉपर की। इसके अलावा डिफेंसिव प्रोटीन जो जितने इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, आईजीजी आईजीए, सारी आपकी डिफेंसिव प्रोटीन। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा जी जेनेटिक प्रोटीन्स जो कि हैं आपकी हिस्टोन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था कि वीट में एक प्रोटीन है ग्लाइडिन जो कि स्टोरेज प्रोटीन का काम करती है, मकई में एक प्रोटीन है जेन जो कि एज अ स्टोरेज प्रोटीन का काम करती है, ठीक है। तो ये फंक्शन की बेस पे, अच्छा मैं बताऊं इस पूरे चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन, टिक कर लो इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो बाकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसके बाद है जी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसको मैंने शुरू में बताया था कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे साइज एंड शेप वाली क्लासिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर की बेस पे जो है ना वो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो जी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है ना जी ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस बेस पे इसको हमने डिवाइड किया है ना, इसको हम कहते हैं एक्सियल रेशो, ठीक है। लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द एक्सियल रेशो ऑफ द प्रोटीन। अब एक्सियल रेशो क्या है? एक्सियल रेशो का मतलब ये है कि जो प्रोटीन की लेंथ है ना, लंबाई, उसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे विड्थ ऑफ द प्रोटीन से, तो जो आंसर आएगा ना उसको हम कहते हैं एक्सियल रेशो। दोबारा बता रही हूँ कि साइज एंड शेप या जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है वो जिस बेस पे बताई गई है उसको हम कहते हैं एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो का मतलब ये है लेंथ ऑफ द प्रोटीन डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द प्रोटीन। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की लंबाई है 10 और चौड़ाई विड्थ है उसकी 2, तो जरा 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 5। अब अगर तो ये आंसर 10 से कम है, ठीक है, 10 से अगर आंसर कम है तो फिर हम इसको कहेंगे ये है ग्लोबुलर प्रोटीन, और अगर ये आंसर 10 से ज्यादा है तो फिर हम इसको कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। दोबारा बता दूं कि साइज एंड शेप की बेस पे प्रोटीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब अगर तो प्रोटीन की एक्सियल रेशो यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, अगर का आंसर 10 से कम आता है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और अगर प्रोटीन की जो लेंथ और विड्थ है उसको डिवाइड करो और आंसर 10 से ज्यादा आए तो इसको हम कहते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन्स है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो जिनकी शेप है, क्योंकि साइज एंड शेप की बेस पे है ना क्लासिफिकेशन, तो ऐसी प्रोटीन्स जिनकी शेप ग्लोब लाइक होगी, सर्कुलर लाइक होगी, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ऐसी प्रोटीन्स जिनकी शेप थ्रेड लाइक होगी, ठीक है, जैसे कैरेटिन है, जैसे इलास्टिन है, ठीक है, जैसे कोलेजन है, तो इनको हम कहते हैं जी फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर लाइक, ठीक है, इनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। लो जी जल्दी से जी अब हम करेंगे कि जी प्रोटीन्स फॉर डायग्नोसिस, कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि डायग्नोसिस में भी यूज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है फीटो प्रोटीन, नाम से ही लग रहा है कि ये फीटल की एबनॉर्मैलिटीज में यूज होती है, ठीक है। तो दिस प्रोटीन इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द फीटल एनोमलीज ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है ना, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हैं, इसी तरह से फीटल एनोमलीज के अगर कोई डिफेक्ट हो तो उनको जज करने के लिए हम जो है फीटो प्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये हेपाटोमा, ठीक है, यानी कि जो लिवर का कैंसर है उसको भी डायग्नोज करने में यूज होती है, ठीक है। ये हमारी डायग्नोस्टिक प्रोटीन है फीटो प्रोटीन, लिवर कैंसर को डिफेक्ट को डायग्नोज कर रही है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में फीटल एनोमलीज हैं उनको डायग्नोज करने में यूज हो रही है। दूसरी है बेंस जॉन्स प्रोटीन, जो नॉर्मल पर्सन है ना जैसे तुम लोग और मैं, इनमें ये प्रोटीन्स नॉर्मली नहीं होती, ठीक है, ये यूरिन में अपेयर होती हैं लेकिन नॉर्मल बंदों में नहीं होंगी। सिर्फ वो लोग जिनमें मल्टीपल माइलोमा हो, ठीक है, बोन्स का लेशन हो, ठीक है, ट्यूमर हो, बोन्स का ट्यूमर हो जिन लोगों में, उन लोगों के यूरिन में ये प्रोटीन अपेयर होती है। दोबारा बता रही हूँ, बेंस जॉन्स प्रोटीन नॉर्मल लोगों में प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे लोग जिनमें बोन्स का जो है प्लाज्मा सेल ट्यूमर हो, ठीक है, या मल्टीपल माइलोमा हो, ऐसे लोगों में ये प्रोटीन्स अपेयर होती हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है इसकी भी अब जो है ना वो जैसे अल्फा बीटा चेन्स है ना, इसी तरह से इसको हम
एम प्रोटीन्स कहते हैं, इसमें चेन्स होती हैं एम चेन्स, इस वजह से। और ये जो है ना डिप स्टिक मेथड से हम इसको जज नहीं कर सकते। डिप स्टिक का मतलब ये है कि जैसे एक स्टिक मिलती है, यूरिन में डिप करो, कलर चेंज देती है तो पता चल जाए, उससे नहीं ये डिटेक्ट होंगी, ठीक है। On heating the urine at 50 to 60 degree, these proteins are coagulated, but on further heating they are dissolved again, ठीक है। कि जब इन प्रोटीन्स को हीट करें ना तो ये कोगुलम शो करती हैं, जैसे मैंने बताया था ना, डेंस सा मैस बन जाता है जैसे हम अंडे को हीट करते हैं। तो ये जो बेंस जॉन्स प्रोटीन्स है ना, जब हम इसको हीट करें तो ये कोगुलेशन का फिनोमेना शो करती हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर करते जाओगे ना तो दोबारा डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी। रिवर्स अकर्स ऑन कूलिंग, ठीक है। और अगर जो है ना ये रिवर्सिबल होता है, अगर तुम उसको कूल करो ना तो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये प्रोटीन वापस आ सकती हैं। तो बेंस जॉन्स प्रोटीन्स के बारे में इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती, और मल्टीपल माइलोमा को या सेल का ट्यूमर है उसको ये जज करने में यूज हो रही है, ठीक है जी। इसके बाद है जी और कौन सी हमारी डायग्नोस्टिक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन इन यूरिन। अगर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो गया कि यूरिन में एल्ब्यूमिन पास आउट हो रहा है, तो ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? ये किडनी डिजीजेस का अच्छा इंडिकेटर है अगर हमारे यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, ठीक है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि नॉर्मली तो एल्ब्यूमिन जो है यूरिन में आता नहीं, ठीक है, लेकिन जो है एल्ब्यूमिन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एल्ब्यूमिन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और जो हमारी किडनीज, जो हमारा फिल्टर प्लांट है हमारी बॉडी का, इसमें ग्लोमुलर फिल्ट्रेट होते हैं, इसमें ग्लोमुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। किडनी में मेम्ब्रेन होती है ना, किडनी फिल्टर के तौर पे काम करता है ना, जैसे हमारे फिल्टर में मेम्ब्रेन होती है जो घरों में लगाए होते हैं, उस पर एक स्पेशल उसका पोर साइज होता है। तो किडनी की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम ग्लोमुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो किडनी की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना। तो एल्ब्यूमिन तो हमारी बॉडी से पास आउट यूरिन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल्ब्यूमिन पे भी नेगेटिव चार्ज है और किडनी की मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ऐसे लोग जो कि किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिनको रीनल फेलियर है, गुर्दों की बीमारी है, ऐसे लोगों में जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उन लोगों में क्या होगा कि ये जो ग्लोमुलर मेम्ब्रेन है ना जो किडनी की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके ऊपर जो चार्ज है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनको रीनल फेलियर हो, उनकी जो ग्लोमुलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, वो अपना नेगेटिव चार्ज जो है ना लूज कर देती है, और उसके जो पोर्स हैं ना, मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, वो बड़े हो जाते हैं जब वो नेगेटिव चार्ज लूज करती है। जब नेगेटिव चार्ज लूज हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे ना, ये जो अब डैमेज हो गई है मेम्ब्रेन, ये फिर एल्ब्यूमिन को रिपेल नहीं कर सकती और एल्ब्यूमिन स्टार्टेड टू बी लॉस्ट इन आवर यूरिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन हमारे यूरिन में लॉस होना, अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन इज सीन इन द किडनी डिजीजेज, यानी कि नेफ्रोपैथी। जब भी नेफ्रोपैथी होगी, क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, तो तभी हमारी बॉडी से यूरिन का जो है ना वो वेस्ट एज आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यूरिन एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी की मेजर प्रोटीन है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो इसका लॉस होना अच्छा नहीं है, इसका लॉस होने से ओडिमा कॉज हो जाता है। तो जो हमारे गुर्दों के मरीज हैं उन लोगों में एल्ब्यूमिन के लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वजह मैंने तुम लोगों को बता दी है, ठीक है, कि जो किडनी की मेम्ब्रेन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब किडनी पेशेंट जाहिर है कोई इसको सिंड्रोम होगा, कोई इसको इन्फेक्शन होगा किडनी का, तो ये मेम्ब्रेन जो है इसके पोर्स बड़े हो जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज अपना लूज कर देती है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाती है। ये जो दो डिजीजेस लिखी हुई है ना जी, प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन, इससे तुम सब फेमिलियर हो, मरासमस और क्वाशिकोर। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की डिजीजेस हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की डिजीजेस हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं, ठीक है। क्वाशिकोर और मरासमस रिपेल करता है, यानी कि अट्रैक्ट नहीं करता, अट्रैक्ट का ऑपोजिट है रिपेल, उसको दूर भगाता है, ठीक है, रिपेल। अब दो डिजीजेज हैं जी, मरासमस और एक है क्वाशिकोर। मरासमस जो है ना ये, अच्छा दोनों डिजीजेज जो है ना वो, उनमें से एक हो रही है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से और एक हो रही है कैलोरी की डेफिशिएंसी से। मरासमस इज द कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी, ठीक है। हम बच्चे जो है ना प्रोटीन तो पूरी ले रहे हैं लेकिन कैलोरी पूरी नहीं ले रहे। देखो बच्चों को अगर मैं कहती हूँ कि एक दिन में 2000 किलो कैलोरी लेनी चाहिए, तो उसकी जगह पे वो 1000 किलो कैलोरी ले रहे हैं, और 1000 किलो कैलोरी में प्रोटीन अच्छी खासी ले रहे हैं लेकिन कैलोरी की कमी है। तो मेरासमस इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द कैलोरी, ऑल्दो प्रोटीन इनटेक पूरा है।
अब मरासमस और क्वाशिकोर दोनों बच्चों में हो रही है। फर्क ये है कि मरासमस हो रही है कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से और क्वाशिकोर हो रही है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, एक तो ये फर्क है, क्योंकि इनमें फर्क अक्सर आ जाता है पेपर में। दूसरी ये है कि जो मरासमस है ना, ये हो रही है 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों में। ठीक है, मरासमस जो है ये 1 साल के अंडर 1 ईयर ऑफ एज में हो रही है। ठीक है, उन बच्चों में हो रही है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, अरेस्टेड ग्रोथ, मसल वेस्टिंग, स्वेयर वेट लॉस, वीकनेस, एनीमिया। ठीक है, और इसमें एनीमिया, इसमें ओडीमा नहीं होता मरासमस में। जो क्वाशिकोर है ना, इसमें क्योंकि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, और ये होती है, इट इज सीन इन द चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग एट अबाउट 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 1 साल से बड़े बच्चों में ये होगी। ठीक है, वो हो रही है 1 साल से छोटे बच्चों में, और क्वाशिकोर हो रही है 1 साल से बड़े बच्चों में। दूसरा ये है कि मरासमस में ओडीमा नहीं होता, लेकिन क्वाशिकोर में ओडीमा होता है। ठीक है, इसमें हैंड्स का, फीट का, ठीक है, इसमें एडिमा होता है, डर्माटाइटिस भी होता है, स्किन बड़ी जो है ना वो ड्राई सी हो जाती है, एनोरेक्सिया भी हो जाता है, फैटी लिवर भी होता है। जो जाहिर है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फैटी लिवर होगा। ठीक है, एनीमिया भी होता है, और इसके अलावा इसमें जो है ना ग्लूकोज की कमी भी हो जाती है, पोटेशियम की भी और मैग्नीशियम की भी। तो दोनों जो है ना प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की डिजीजेज हैं, मरासमस और क्वाशिकोर। मरासमस कैलोरी की डेफिशिएंसी से हो रही है, ऑल दो प्रोटीन पूरी दे रहे हैं हम बच्चों को। 1 साल से छोटे बच्चों में हो रही है, एडीमा कोई नहीं है उसमें। और क्वाशिकोर 1 साल से बड़े बच्चों में हो रही है, और इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। हालांकि कैलोरी तो बच्चा 2-3 हज़ार मतलब बच्चा खा सही रहा है, लेकिन प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, फैट ले रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी में ओडीमा जो है दैट इज वेरी कॉमन। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रोटीन हेल्प करती है। तो अगर आपके पास फाइब्रिनोजिन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, फाइब्रिनोजिन जो कि क्लॉट बनाती है बॉडी में। ठीक है, अगर फाइब्रिनोजिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपका जो है वो ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होगा, यानी कि हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हैं इसकी वजह से हो रहे हैं कि अगर क्लॉटिंग प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अच्छा जी, इसके अलावा जेनेटिक डेफिशिएंसी से भी अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे तो उसकी वजह से भी हेमरेज वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, अगर हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, सुना है कभी थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर इनकी एबनॉर्मेलिटी है तो फिर भी क्या होगा कि हेमरेज वगैरह के चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। फाइनली जी लास्ट, प्रोटीनूरिया, जिसका मतलब ये है कि कैलोरी और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, गुल्ले लीला ने पूछा है कैलोरी और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, तो मैं जल्दी से बता दूं। कैलोरी का मतलब ये है कि जो तुम लोगों को देखो हमें जो एनर्जी मिलती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी मिलती है ना, कैलोरी यूनिट है एनर्जी का। मेजर करते हो ना, देखो करते हो ना कि ये चिप्स हमने खाए इसमें 100 कैलोरी थी, पढ़ते हो ना डब्बों के ऊपर लिखा होता है KCL, किलो कैलोरी। जूस पीते हो, जूस में 200 किलो कैलोरी थी। ठीक है ना, खाना रोटी खाई है, रोटी में 50 किलो कैलोरी है, चावल खाए हैं 300 किलो कैलोरी है। तो हर फूड आइटम में जो एनर्जी होते हैं ना उसको मेजर करने का एक पैमाना है, एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे वजन को ग्राम में मेजर करते हो ना, कि आपका वेट है 50 किलोग्राम, किलोग्राम में मेजर कर रहे हो ना अपना वेट, योर वेट इज 50 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वेट जो है ना वो अगर 50 किलोग्राम अपना वजन मेजर कर रहे हो ना तुम लोग, तो इसी तरह से हम जो है जी वो एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरीज में। ठीक है, तो एनर्जी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ द कैलोरीज। तुमने चावल की एक प्लेट खाई है, उसमें 200 किलो कैलोरीज थी, अगर वो बिरयानी है तो उसमें 400 किलो कैलोरी होंगी। ठीक है, तो एक एप्पल खाया है नॉर्मल साइज का तो उसमें भी 200 किलो कैलोरीज हैं। तो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी। और प्रोटीन्स तो जो प्रोटीन्स हैं, यानी कि अगर अंडा खा रहे हो उसमें प्रोटीन है, मछली खा रहे हो उसमें प्रोटीन है। ठीक है, तो एक बच्चा है जो कि ऐसी डाइट ले रहा है, खा तो वो बिल्कुल ठीक रहा है, यानी कि कैलोरीज तो वो ज्यादा ले रहा है कार्बो, लेकिन वो पूरी प्रोटीन से नहीं ना खा रहा। उसमें प्रोटीन देखो, कैलोरीज में हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, हमें प्रोटीन भी लेनी है, हमें फैट भी लेने हैं, हमें तीनों चीजें अपनी एक दिन में पूरी लेनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते जाओ, सिर्फ फैट घी मक्खन खाते जाओ। तो हर चीज को मुनासिब इतदाल में लेना जरूरी है। ठीक है, तो कैलोरी मीन्स कि जो एनर्जी ले रहा है, लेकिन एनर्जी किस चीज से ले रहा है, अगर प्रोटीन से नहीं ले रहा तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे वैसे बहुत डिटेल में इसको। प्रोटीनूरिया, जल्दी से जी आखिरी टॉपिक, कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन्स अपेयर हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं जी प्रोटीनूरिया। इसकी एक वजह तो मैंने पहले भी बता दिया कि अगर किडनी डिजीजेज हैं, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है, ठीक है,
तो ग्लोमेरुलर डिजीज है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर कोई मेम्ब्रेन की डैमेज हो गया है तो फिर भी आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो यूरिन में आने शुरू हो जाएंगी। ट्यूबुलर डिजीज यानी कि जो किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी अगर कोई पॉइजनिंग हो गई है, कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई रीनल ट्यूब्यूल्स की एसिडोसिस हो गई है, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट ये कि अगर किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं या किडनी की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है या नेफ्रॉन्स का, किडनी के एनाटॉमी तुम लोग पढ़ते हो, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, नेफ्रॉन्स का कोई सिंड्रोम हो गया है, तो इसकी वजह से जो है जी प्रोटीन्स हमारे यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये है कि बिनाइन डिसऑर्डर सच एज फीवर, एक्सरसाइज और पॉस्चरल चेंजेस की वजह से भी जो प्रोटीन्स हैं हमारे यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। देखो अगर आप पूरा दिन खड़े रहे हो, ठीक है, तो फिर भी क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं हमारे यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं पॉस्चुरल प्रोटीनूरिया, ठीक है, जो हमारे पोस्चर की वजह से होता है। पोस्चुरल प्रोटीनूरिया इज सीन इन द पीपल हु आर ऑन देयर फीट फॉर द कंसिडरेबल लॉन्गर पीरियड्स। ऐसे लोग जो कि ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग, ठीक है, ट्रैफिक वार्डन्स, ठीक है, इनको ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि इनके जो है ना वो उसमें फीट में बहुत ज्यादा पेन होती है, लेग्स में ज्यादा पेन होती है, दैट इज ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन जब ये अपना फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करते हैं ना, सुबह उठने के बाद जब पहली फर्स्ट वॉशरूम में जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो प्रोटीन जो है जब वो निकल जाती है यूरिन से, तो उसके बाद इनकी जो है ना ये सिम्टम्स डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी ये रीनल डिजीज वगैरह ये लोग डेवलप नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारी बॉडी से जो प्रोटीन्स निकल रही हैं, जो अपेयर हो रही हैं यूरिन में, दैट इज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज प्रोटीनूरिया, अपेयरेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है, ये जो है अपेयरेंस ऑफ द प्रोटीन इन द यूरिन, ये ज्यादातर तो होती है किडनी डिजीज की वजह से, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। कोई अगर किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको उनमें जो है कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, उस वजह से ये हो रही है। और दूसरा मैं तुम लोगों को बताया है कि ओवरलोड ऑफ द प्रोटीन इन द प्लाज्मा, कि अगर प्लाज्मा में प्रोटीन्स ओवरलोड हो गई हैं, ठीक है, ज्यादा आ गई हैं, तो उस वजह से भी क्या है कि ज़्यादा प्रोटीन अगर प्लाज्मा में ज्यादा होगी तो प्रोटीन का एक बैलेंस होना चाहिए ना बॉडी में, जो इनटेक और जो आउटटेक जो प्रोटीन का, दैट शुड बी बैलेंस। ठीक है, तो जी आपका प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगी तो प्रोटीन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा मैंने तुम लोगों को बताया है कि जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, पोस्चुरल प्रोटीनूरिया उन लोगों में पाया जाता है। ठीक है, जो लोग जैसे कि पोस्ट मैन है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह हैं, तो इनमें भी क्या है कि इनमें फीट वगैरह में पेन होती है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और जब ये प्रोटीन फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन के साथ ये पास आउट करते हैं, निकल जाती है, तो उसके बाद जो है ना ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में रीनल डिजीज नहीं होती, ऐसे लोगों में रीनल फेलियर नहीं होता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। फाइनली वी आर एबल टू कवर इट। आज टारगेट तो मेरा यही था कि आज हम इसको फिनिश कर दें और नेक्स्ट टाइम हम जो है ना वो लिपिड्स को स्टार्ट करें, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री आई नो दैट एक दफ़ा करने से तुम लोगों को नहीं आएगी, सो वी हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। और वैसे भी आजकल डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो देर आर सर्टन थिंग्स जो बच्चे जैसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो दैट आर लेफ्ट ओवर। तो इस वजह से आई प्लान्ड टू बेसिकली फिनिश द टॉपिक टुडे एंड टू स्टार्ट द टॉपिक नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह। और जो टॉपिक जिनके पास किताबें हैं वो सुन लो, जो हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ना है दैट इज़ लिपिड्स। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो पढ़ के आओ, मैं तो ये कहूँगी कि पहले प्रोटीन्स को जितना हमने किया है इसको तुम लोग ओवरव्यू करके आओ, इसको रिव्यू करके आओ, इसको पढ़ कर आओ, सो दैट इफ़ यू गाइज फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, तो वो जो है ना हम उसको भी डिस्कस कर लें साइड बाय साइड, बिकॉज यू नो वी हैव ओनली वन लेक्चर इन द वीक विच इज़ वेरी वेरी फ्यू, बहुत ही कम है, एक लेक्चर कम से कम 2 होने चाहिए, ताकि तुम लोगों का जो है ना वो एक वीक बाद आते हो तो मुझे लगता है वो पिछला सारा ही भूला हुआ होता है। तो बेसिकली आवर प्लान इज टू फिनिश इट एंड टू रिव्यू इट ऑल्सो। फिनिश का मतलब ये नहीं है कि जल्दी से फिनिश कर लें, इसका मतलब ये है कि टाइमली सारे टॉपिक्स कर लें ताकि हम इनकी रिव्यू क्लासेस स्टार्ट कर सकें। सो द नेक्स्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली लिपिड्स। ठीक है, तो आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू के प्रोटीन्स के चैप्टर को अच्छी तरह से रिव्यू करके आओ, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन, अभी जो साइज एंड शेप की बेस पे किया है, एक्सियल रेशियो क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो जी प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं सेपरेट, ग्लोबुलिन का क्या है, एल्ब्यूमिन का क्या है,
simple proteins, compound proteins, derived proteins, and the diseases which are related with the proteins like protein की deficiency से जैसे कि kwashiorkor हो रही है, marasmus हो रही है, ठीक है, बेंस जोन्स प्रोटीन्स जो हमारी डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स हैं. इसके अलावा जी आपकी जो फीटो प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीनूरिया है, ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ऑल द थिंग्स, ठीक है, तो ये आपने लाजमी करने हैं. तो जी अब तुम लोग की नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक. बाय.